हेलो विद्यार्थियों, रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है क्रिया। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो है विशेषण। तो विशेषण के बारे में विद्यार्थियों मैंने आपको अच्छे से खुल के समझाया था, प्रत्येक विशेषण के बारे में अच्छे से समझाया था। कौन सा विशेषण किस प्रकार से आता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, पांचों प्रकारों के भेद वगैरह सब बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्यार्थियों क्रिया। आज का जो टॉपिक है वो क्या है विद्यार्थियों? क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों क्रिया किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या किया जाना, किसी कार्य का होना या किया जाना क्रिया कहलाती है। किसी कार्य का होना या किया जाना क्रिया कहलाती है। जैसे कार्य का होना, कार्य के होने के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि वर्षा का होना, इधर राम आम खाता है, सूर्य का उदित होना, सूर्य का उदित होना, शाम नाचता है, एक तरफ हमने लिखा विद्यार्थियों कार्य का होना और एक तरफ लिखा कार्य का किया जाना। तो कार्य का होना और कार्य का किया जाना, कार्य का होना और कार्य का किया जाना, इधर वो क्रिया है जो किसी के द्वारा संपादित की जा रही है और इधर वो क्रिया है जो अपने आप हो रही है। अर्थात विद्यार्थियों जो अपने आप होती है वो भी क्रिया होती है और जो किसी के द्वारा की जाती है वो भी क्रिया होती है। जैसे हृदय का धड़कना, हृदय का धड़कना, सीता दौड़ती है। तो देखो विद्यार्थियों अपने आप जो होती है वो भी क्रिया होती है और जो किसी के द्वारा संपादित की जाती है वो भी क्रिया होती है। तो ये क्रिया की हुई बेसिक नॉलेज। देखो क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं विद्यार्थियों धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और क्रिया का जो साधारण रूप, क्रिया का साधारण रूप जो हम बोलचाल में यूज करते हैं, साधारण रूप वो कौन सा होता है विद्यार्थियों? क्रिया का जो साधारण रूप होता है वो होता है, क्रिया का साधारण रूप कब बनता है? जब क्रिया के मूल रूप में हम क्या जोड़ दें? ना जोड़ दें। जैसे क्रिया का मूल रूप है पठ, तो इसमें अगर ना जोड़ेंगे तो क्रिया का जो साधारण रूप है वो बनता है कौन सा? पढ़ना। यानी हम जो बोलचाल में यूज लेते हैं वो हम लेते हैं क्रिया के साधारण रूप को, और क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु के रूप में है। जितनी भी धातुएं हैं वो सब क्रिया है, लेकिन क्रिया का कौन सा रूप है? तो विद्यार्थियों वो क्रिया का मूल रूप है। क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में जितनी भी भाषाएं निकली हुई है सब कहां से आई थी? संस्कृत से निकली हुई है। तो संस्कृत में क्या चलती है? धातुएं चलती है। यानी उस समय जब क्रिया शब्द का यूज करते थे तो धातु के रूप में करते थे। जैसे पट, लिख, हस, वद, चल, गम, आगम, क्रीड, पिब, खाद, ये सब धातुएं हैं और धातुएं जो है वो क्रिया होती है। अब आती है बात क्रिया के वर्गीकरण की। तो क्रिया का वर्गीकरण, तो विद्यार्थियों क्रिया का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। क्रिया का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक तो किया जाता है कर्म के आधार पर,
कर्म के आधार पर और एक किया जाता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, एक तो आकर्मक क्रिया, आकर्मक, और एक होती है सकर्मक। फिर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। एक तो होती है एक कर्मक क्रिया और एक होती है द्विकर्मक क्रिया, आकर्मक और सकर्मक, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और फिर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर द्विकर्मक में दो चीजें देखनी है, क्या कि एक जो कर्म है वो तो गौण होना चाहिए और एक जो कर्म है वो प्रमुख होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया। और प्रयोग के आधार पर विद्यार्थियों 10 प्रकार की क्रिया होती है। वैसे तो एनसीईआरटी में 7 मानी हुई है, तो 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है संयुक्त क्रिया, एक होती है पूर्वकालिक, एक होती है प्रेरणार्थक, एक होती है रंजक, एक होती है नाम धातु, एक होती है सहजातीय, और एक होती है अनुकरणात्मक। ये 7 प्रकार की क्रिया होती है, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। और कर्म के आधार पर जो है विद्यार्थियों वो 2 प्रकार की क्रिया होती है, आकर्मक और सकर्मक। आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की क्रिया होती है, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कौन कौन से होती है विद्यार्थियों? आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर फिर देखो इधर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया जो होती है इसके 2 उपभेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर द्विकर्मक क्रिया में क्या चीजें देखनी है? हमें 2 चीजें देखनी है कि एक कर्म गौण होना चाहिए और एक कर्म प्रमुख होना चाहिए। एक कर्म गौण होना चाहिए और एक प्रमुख होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है विद्यार्थियों वो है प्रयोग के आधार पर क्रिया। और प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है वो 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है संयुक्त क्रिया, एक पूर्वकालिक, एक प्रेरणार्थक, एक रंजक, नाम धातु क्रिया, सहजातीय क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। ये जो है ये क्रियाएं हमें पढ़नी है। कितने प्रकार की होती है क्रिया का वर्गीकरण? 2 प्रकार से किया जाता है, एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, आकर्मक और सकर्मक। फिर सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर द्विकर्मक क्रिया में आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो गौण कर्म होगा और एक प्रमुख कर्म होगा। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों प्रयोग के आधार पर जो है क्रिया वो 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो संयुक्त क्रिया, एक पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, रंजक, नाम धातु, सहजातीय और अनुक्रमणात्मक। वैसे प्रयोग के आधार पर 10 प्रकार की क्रिया होती है विद्यार्थियों, लेकिन एनसीईआरटी में 7 ही दे रखी है तो हम 7 ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्रिया का वर्गीकरण। अब हम इनको सिंगल सिंगल पढ़ेंगे एक एक को। जैसे सबसे पहले आकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें, आकर्मक क्रिया, तो देखो विद्यार्थियों आकर्मक क्रिया की अगर परिभाषा देखी जाए तो जिस वाक्य में न तो कर्म हो न कर्म की आवश्यकता होती है उस वाक्य की क्रिया आकर्मक क्रिया कहलाती है। या फिर छोटा सा लॉजिक आप याद रखें कि जिस कार्य को करने के लिए हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, यदि किसी कार्य को करने के लिए हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। और जिस क्रिया को करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहलाती है हमारी आकर्मक क्रिया। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ गई,
अब देखो विद्यार्थी, इस वाक्य की जब भी वाक्य के अंतर्गत आकर्मक या सकर्मक पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट उस वाक्य की मुख्य क्रिया को देखना है। किसको देखना है? मुख्य क्रिया को देखना है। और इस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? इस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? उड़ना। और उड़ने में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पक्षी उड़ते, क्या उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है? किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। तो उड़ना जो है वो इस वाक्य की मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया यानी कि आकर्मक है, तो इस वाक्य की जो क्रिया होगी वो कौन सी हो जाएगी? आकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा उदाहरण देखें, बालक मैदान में दौड़ रहा है। बालक मैदान में दौड़ रहा है। अब देखिए यहां भी इस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? दौड़ना। क्या होगी विद्यार्थियों? दौड़ना। और दौड़ने में किसी की आवश्यकता पड़ती है क्या? दौड़ने के लिए हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं आपसे कहूं कि दौड़ो तो आप दौड़ सकते हो, आपको न तो किसी व्यक्ति की जरूरत है, न किसी वस्तु की जरूरत है। देखो क्रिया आकर्मक और सकर्मक को समझने का सबसे इजी जो तरीका है वो यही है कि अगर हमें किसी क्रिया को करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता है तो फिर वो सकर्मक है। और जिस क्रिया को हम स्वयं कर सकते हैं, न तो हमें किसी व्यक्ति की जरूरत है न किसी वस्तु की जरूरत है, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो फिर वो कहलाती है हमारी सकर्मक क्रिया, सॉरी आकर्मक क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो खेलना, खेलने में भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो खेलना भी हमारी जो है वो आकर्मक क्रिया। तो विद्यार्थियों कुल मिला के बात यह है कि आकर्मक क्रिया जो होती है उसमें हमें कर्म की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। आकर्मक क्रिया में हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हम बिना ऑब्जेक्ट की सहायता से इस क्रिया को हम कर सकते हैं। तो आकर्मक क्रिया आ गई होगी आपको समझ में। इसके बाद देखो आकर्मक क्रिया कौन कौन सी हो सकती है? आकर्मक क्रिया कौन कौन सी हो सकती है विद्यार्थियों? देखें हम, जैसे उड़ना, चलना, ये ऐसी क्रियाएं जिनमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दौड़ना, नाचना, तैरना, उछलना, मरना, पिटना, सोना, हंसना, रोना, चढ़ना, सुनना, सुनना, देखना, पटकना, घसीटना, घसीटना तो हो गया, नहाना, आना जाना, है ना। तो ये समस्त क्रियाएं ऐसी है, ये जितने भी मैंने उदाहरण लिखे हैं ये समस्त क्रियाएं ऐसी है जिनमें हमें न तो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत, न व्यक्ति वस्तु किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उड़ने में नहीं पड़ती, चलने में नहीं पड़ती, दौड़ना, नाचना, तैरना, उछलना, मरना, पिटना, सोना, जागना, हंसना, रोना, चढ़ना, सूंघना, सुनना, देखना, पटकना, नहाना, आना और जाना, ये समस्त क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के ये क्रियाएं कर सकते हैं। तो जिस क्रिया को करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाती है हमारी आकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? आकर्मक क्रिया।
इसके बाद आती है विद्यार्थियों सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया को करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, जिस वाक्य में या तो कर्म हो या कर्म की आवश्यकता होती है, उस वाक्य की क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक फल खाता है, बालक फल खाता है। अब इस वाक्य की भी सेम वही प्रोसेस, जैसे आकर्मक क्रिया को देखते हैं मुख्य क्रिया को पकड़ के। अब यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? खाना। मुख्य क्रिया क्या है इस वाक्य की? खाना। और खाने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। खाने की क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकती है। अभी मैं आपसे कहूं कि खाओ, तो आपका जो प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा, क्या खाए? कुछ ऑब्जेक्ट दो, कुछ खाने की वस्तु दो, तब जाके हम ये क्रिया कर सकते हैं खाने की। तो खाना जो है वो तो सकर्मक क्रिया होगी। खाना जो है वो तो सकर्मक क्रिया होगी। लड़की शरबत पीती है। अब पीना भी सकर्मक, क्योंकि पीने में भी ऑब्जेक्ट की, पेय पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। धोबी गधे को पीटता है, पीटता है। देखो, पीटना आकर्मक है और पीटना सकर्मक है, क्योंकि पीटने में हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। पीटने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। यानी सकर्मक क्रिया को अगर वाक्य के अंतर्गत देखना है तो वाक्य के अंतर्गत हम उस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है उसको देखें। अब मुख्य क्रिया में आप ये लॉजिक लगाएं कि उस क्रिया को करने के लिए क्या हमें किसी व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता है? अगर है तो सकर्मक है और नहीं तो नहीं, आकर्मक है। ठीक है। अब देखो, जैसे कुछ क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, वैसे कुछ क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती है। अब सकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती है देखिए इधर। जैसे खाना, पीना, नहलाना, तोड़ना, मरोड़ना, भगाना, चलाना, दौड़ाना, मारना, फेंकना, पढ़ना, लिखना, चढ़ाना, उतारना, बैठाना, जगाना, तैराना, उछालना, सुलाना, रुलाना। देखो, ये समस्त क्रिया जो है वो सारी कौन सी हो जाएगी? सकर्मक। ये क्रिया जितने भी उदाहरण आपको नजर आ रहे हैं, इन सब क्रिया को करने के लिए हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। जैसे चलाने के लिए कोई तो होगा व्यक्ति चलाने के लिए, भगाने के लिए कोई व्यक्ति होगा उसको भगाएंगे, दौड़ाने के लिए भी, नहलाने के लिए भी किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, पीने के लिए, खाने के लिए, इन सब में, तोड़ने के लिए भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। कुल मिला के आकर्मक और सकर्मक में यही अंतर है। जिस क्रिया को करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो सकर्मक, और जिसमें नहीं पड़ती है वो आकर्मक। अब आप उस क्रिया को अपने दैनिक जीवन से उदाहरणों के माध्यम से जोड़ के अपने आप में प्रैक्टिकल करके देख लें कि क्या इस क्रिया को करने के लिए मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर पड़ती है तो सकर्मक, नहीं तो आकर्मक। अब जैसे कुछ आकर्मक क्रिया होती है उसको अपन सकर्मक में बदल सकते हैं। जैसे रोना क्या है? आकर्मक है। अब इसको हम अगर सकर्मक में बदलना चाहे तो क्या हो जाएगा? रुलाना। अब जैसे सोना क्या है?
आकर्मक, अगर हम इसको सकर्मक में बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, सुलाना। ठीक है, और इसी तरह उठना आकर्मक है, उठाना सकर्मक है। मरना आकर्मक है तो मारना सकर्मक है। इधर होगी हमारी आकर्मक क्रिया और इधर होगी हमारी सकर्मक क्रिया। इधर तो हो गई आकर्मक और इधर हो गई सकर्मक। एक तरफ तो हो गई आकर्मक क्रिया और एक तरफ हो गई सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, मारना। अब जैसे पिटना, पिटना क्या है, आकर्मक, तो पीटना क्या हो जाएगा, सकर्मक। पिटना आकर्मक और पीटना सकर्मक। कूदना आकर्मक और कूदाना सकर्मक। ठीक है, तो आइए विद्यार्थी बात समझ में, आकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदला जा सकता है। इधर मैंने कुछ आकर्मक क्रिया के उदाहरण लिखे और इन्हीं को मैंने सकर्मक में कन्वर्ट कर दिया है, यानी आकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है। तो ये तो बात है विद्यार्थियों आकर्मक और सकर्मक की। इसके अलावा जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया जो होती है, इसके दो उपभेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो होती है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है एक कर्मक। एक कर्मक का मतलब होता है जिस वाक्य में एक ही कर्म दिया होता है उस वाक्य की क्रिया एक कर्मक। लेकिन शर्त यह है कि उस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो सकर्मक होनी चाहिए। शर्त क्या है, उस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो सकर्मक भी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक कर्मक जो भेद है ये किसका है, सकर्मक का है। तो वाक्य में एक कर्म हो तथा वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो कौन सी होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए। जैसे राधा आम खाती है। देखो विद्यार्थी एक उदाहरण है, राधा आम खाती है। राधा आम खाती है, राधा तो क्या हो गई इस वाक्य का कर्ता, आम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और खाना क्या हो गई वर्ब यानी कि क्रिया। बताओ इस वाक्य में आपको कितने कर्म दिख रहे हैं, एक कर्म दिख रहा है आम, यानी एक कर्मक हो सकती है। लेकिन कब होगी एक कर्मक, जब वाक्य की क्रिया भी सकर्मक। अब इस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो क्या है, खाना है, और खाना जो होती है विद्यार्थियों वो सकर्मक क्रिया होती है। तो इस वाक्य की क्रिया जो है वो एक कर्मक हो जाएगी, एक कर्म प्लस सकर्मक क्रिया। श्याम फूल तोड़ता है। श्याम फूल तोड़ता है, श्याम फूल तोड़ता है। तो ये हो गया हमारा कर्म एक ही है इसमें, और तोड़ना सकर्मक क्रिया। राम खत लिखता है। राम खत लिखता है, खत एक ही ऑब्जेक्ट है और लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया। तो ये है विद्यार्थियों अपनी एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया जो है वो क्या होती है, यदि किसी वाक्य में एक ही कर्म दिया हो तथा उस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो सकर्मक क्रिया होती है, तो उस वाक्य की जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी एक कर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जैसे राधा आम खाती है, श्याम फूल तोड़ता है, राम खत लिखता है। तो ये होगी हमारी एक कर्मक क्रिया। इसके बाद एक भेद और होता है सकर्मक क्रिया का। एक तो होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया की यदि हम परिभाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में दो कर्म दिए होते हैं, जिस वाक्य में दो कर्म दिए होते हैं तथा
एक कर्म सजीव तथा एक कर्म निर्जीव होना चाहिए, तथा मुख्य क्रिया जो हो वाक्य की वो सकर्मक भी होनी चाहिए। अब मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूं। यदि किसी वाक्य में दो कर्म दे रखे हैं तो द्विकर्मक होगी, लेकिन शर्त क्या है, एक कर्म सजीव होना चाहिए, एक कर्म निर्जीव होना चाहिए, प्लस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो सकर्मक होनी चाहिए। और जो वाक्य का सजीव कर्म होगा वो तो होगा गौण कर्म, और जो निर्जीव कर्म होगा वो होगा विद्यार्थियों प्रमुख कर्म। देखिए आप, मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं। मैं छात्रों को हिंदी पढ़ाता हूं। मैं तो हो गया सब्जेक्ट, छात्र हो गया ऑब्जेक्ट फर्स्ट, हिंदी भी हो गया ऑब्जेक्ट सेकंड, और योगी वर्ब। अब अपन इनमें तीनों शर्तों को लगा के देखते हैं। दो कर्म है, एक कर्म सजीव छात्र और एक कर्म निर्जीव हिंदी है इसी, और वाक्य की मुख्य क्रिया क्या, पढ़ाना, तो पढ़ाना सकर्मक क्रिया होती है। अब देखें आप विद्यार्थियों, जो वाक्य का सजीव कर्म होगा वो तो कहलाएगा गौण कर्म। कौन सा कर्म, गौण कर्म। और जो वाक्य का निर्जीव कर्म होगा वो कहलाएगा विद्यार्थियों प्रमुख कर्म। कौन सा कर्म, प्रमुख कर्म। ठीक है, वाक्य का जो सजीव कर्म होगा वो तो कहलाएगा गौण कर्म, और जो निर्जीव कर्म होगा वो कहलाएगा प्रमुख कर्म। और उदाहरण देखते हैं हम इसमें। मैंने धोबी को कपड़े दिए। तो इसमें देखो, मैं तो हो गया सब्जेक्ट, धोबी हो गया कर्म फर्स्ट, और कपड़े हो गए कर्म सेकंड, और देना सकर्मक क्रिया। माताजी पुत्री से खाना बनवाती है। अब देखो, पुत्री और खाना दो कर्म हो गए, एक सजीव एक निर्जीव, और बनवाना जो है वो कौन सी क्रिया होती है, वो होती है विद्यार्थियों सकर्मक क्रिया। तो देखिए आप, सकर्मक क्रिया ये हमने जो वर्गीकरण किया है ये किसके आधार पर किया है विद्यार्थियों, ये किया है अपन ने कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया। और कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है, आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर हमने पढ़ा था आकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में न तो कर्म हो न कर्म की आवश्यकता होती है, उस वाक्य की जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, वो कहलाती है विद्यार्थियों आकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है, आकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में न तो कर्म हो न कर्म की आवश्यकता होती है, उस वाक्य की क्रिया आकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बाद आकर्मक क्रिया में न तो किसी व्यक्ति न वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, बिना किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से हम जिस क्रिया को कर सकते हैं वो कहलाती है हमारी आकर्मक क्रिया। उसके बाद सकर्मक क्रिया, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ जाए, जिस काम को करने के लिए हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता पड़ती है वो क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे तोड़ना, खाना, पीना, इसमें हमें जरूरत पड़ती है, खाने के लिए भोजन की जरूरत, पीने के लिए पेय पदार्थ की जरूरत, तोड़ने के लिए किसी वस्तु की जरूरत है ना, तो वो सकर्मक। फिर सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक और एक द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया क्या होती है, एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होता है वाक्य में, प्लस उस वाक्य की जो मुख्य क्रिया होगी, वाक्य की जो मुख्य क्रिया होगी वो सकर्मक होनी चाहिए। और द्विकर्मक में क्या था विद्यार्थियों, किसी भी वाक्य में दो कर्म दिए हों तथा एक कर्म सजीव तथा एक निर्जीव हो, तथा उस वाक्य की जो मुख्य क्रिया है वो मुख्य क्रिया जो है वो कौन सी होनी चाहिए, वो सकर्मक होनी चाहिए। तो फिर उस वाक्य की जो क्रिया है वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है।
ये आज हमने जो है आज की क्लास में विद्यार्थियों हमने कर्म के आधार पर जो वर्गीकरण है, कर्म के आधार पर वर्गीकरण किया, कर्म के आधार पर आज किया है। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण करेंगे कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की क्रिया होती है। धन्यवाद।